Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening to one and all present here. And this is our next class of online session. बच्चों के फ़ोन भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, बच्चों के गार्जियंस के भी फ़ोन आ रहे हैं और बड़े ही वो क्या बोलते हैं उनको आतुर हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सेशंस में आने के लिए, ऑफलाइन क्लासेस में आने के लिए। हम लोग भी उतने ही आतुर हैं आपको वापस से बुलाने के लिए, बट कुछ दिन और सही। जब इतने दिन हमने वेट किया तो अब जो है ये अगस्त का महीना, आज का 20 तारीख तो हो ही गई, कुछ छुट्टियां आ जाएंगी बीच में, तो 5-6 दिन और हैं। उसके बाद फिर हम ऑफलाइन सेशंस मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ लेंगे, पर यह है कि घर पे फालतू बैठे इससे अच्छा कुछ एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जितने भी डेली बेसिस पे कवर हो रहे हैं हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक इस चैप्टर में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई चीज़ जो समझ में नहीं आई हो। ऑनलाइन सेशंस के बावजूद भी सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, आई होप। आयुषी, फोन को एक जगह प्लेस करो बेटा, एक जगह प्लेस करो। यस, जैसे कि मोनिका ने देखो कितना अच्छा अपना सेटअप बनाया हुआ है। मोनिका, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल रखो तो और ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से, फोन के स्क्रीन लॉक को। हाँ, बेटर। अभी देखो सबसे सही सेटअप मोनिका का है। पूर्णिमा, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। अब अपना वीडियो ऑन करो पूर्णिमा। पूर्णिमा अपना वीडियो ऑन करो। आगन, तेरे 2 मिनट अभी तक पूरे नहीं हुए। हम्म, चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सीरीज। क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे पहले हम फिगर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के फिगर हमको बने बनाए मिलेंगे ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन के फिगर्स हमको खुद को इन्फॉर्मेशन रीड करके भी बनाने पड़ेंगे। अभी आपने नोटिस किया हो तो 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन हमने किए उसमें हम एक एक लाइन पढ़ रहे थे, उसके हिसाब से प्लीज अपना माइक ऑफ करो। किसी का ऑन है? प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, पूर्णिमा एंड यस, पूर्णिमा माइक ऑफ करो। अगर कुछ पूछना हो तो यू कैन टर्न ऑन योर माइक, अदरवाइज टर्न ऑफ योर माइक। हम्म, ठीक है, ओके। तो फाइन। हाँ, तो सारे क्वेश्चंस के हमको फिगर नहीं मिलेंगे, हमको कुछ एक क्वेश्चंस के फिगर हमको बनाने पड़ेंगे। तो हमने जो प्रैक्टिस फॉलो करी वो हमको हेल्प करेगी। हमने 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस के हमको फिगर गिवन थे, पर हमने ऐसा नहीं कि पका पका माल उठा लिया और यूज कर लिया। ऐसा नहीं कि फिगर बना था बस देखा कॉपी पेस्ट किया, नहीं। हमने क्या किया, एक एक लाइन पढ़ी क्वेश्चन से, देन उसके हिसाब से फिगर मैच किया या फिगर बनाया। तो वो जो प्रैक्टिस हमने करी वो हमको क्वेश्चन नंबर 6 में हेल्प करेगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर मुझे बनाना है। तो देखो, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई जेड कोई एंगल है वो गिवन है। तो देखो, एक एक लाइन पढ़ते हैं और एक एक लाइन बनाते हैं। तो एक्स वाई जेड जो एंगल मुझे बनाना होगा, देखो इस तरीके से बना देंगे हम एक्स वाई जेड। बोलो, इस तरीके से बनाएंगे एक्स वाई जेड, बताओ। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया Z। देखो एग्जैक्टली नापने नहीं बैठना है अपने को, कोई ऐसा नहीं है कि है ना प्रोटेक्टर लेके और एग्जैक्टली 64 डिग्री का एंगल नापने बैठ जाए, ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, अंदाजन फिगर बनाना है, अंदाजन। तो एक्स वाई जेड हो गया हमारा 64 डिग्री, ये हम बना देते हैं, ये लिख मेंशन भी कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आगे पढ़ो। एक्स वाई इज प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री के अंदर प्रोड्यूस करने का मतलब होता है आगे बढ़ाना या एक्सटेंड करना। प्रोड्यूस करना यानी कि क्या करना? एक्सटेंड करना। तो एक्स वाई को एक्सटेंड करना है। अब सवाल ये आता है, एक्स वाई को एक्सटेंड करना है तो वाई की तरफ से करूं या एक्स की तरफ से करूं? सोच के बताओ। एक्स वाई को एक्सटेंड करना है भाई, तो वाई की तरफ से करना है कि एक्स की तरफ से करना है? सोच के बताओ। हम्म, मतलब इस पॉइंट से इसको आगे ऐसे एक्सटेंड करें या इस पॉइंट से इसको आगे एक्सटेंड करें? भाई एक लाइन सेगमेंट के तो 2 सिरे होते हैं ना, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो कौन से एंड पॉइंट से इसको एक्सटेंड करना है, एक्स की तरफ से कि वाई की तरफ से? सोच के बताओ। White point. कहाँ से? White. कैसे पता चला? कैसे पता चला? करेक्ट है आंसर आपका कि वाई की तरफ से करना है, बट आपको आपने कैसे पता लगाया वो बताओ। हम्म,
नहीं पता, तुक्का मारा था। तो देखो, हमेशा हमको जो सेकंड वर्टेक्स है उसकी तरफ से एक्सटेंशन करना पड़ेगा। फिक्स कर लो, अपने माइंड में फिट कर लो ये बात, कि हमेशा हमको सेकंड वाला जो वर्टेक्स है, सेकंड वाला जो पॉइंट है, जो टर्मिनल पॉइंट जिसको बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, तो जो टर्मिनल पॉइंट है वहां से हमको एक्सटेंशन करना है। अगर ये एक्स वाई ना लिख के वाई एक्स लिखता तो फिर मैं एक्स की तरफ से एक्सटेंशन करता, लेकिन उसने एक्स वाई लिखा है तो मैं वाई की तरफ से एक्सटेंशन करूंगा। अब एक्सटेंशन ऐसे मत कर देना सर मैं तो ऐसे एक्सटेंशन करूंगा, कोई कहे सर ना मैं ऐसे करूंगा, कोई कहे नहीं सर मैं तो ऐसे करूंगा, कोई मैं वाई की तरफ से एक्सटेंशन करना मेरी मर्जी कैसे भी करें ना। एक्स वाई की दिशा में ही एक्सटेंशन करना पड़ेगा। जिस दिशा में एक्स वाई जा रही है ना, स्केल रखेंगे हम, स्केल रख के और उसी दिशा में हम डॉटेड फॉर्म में एक्सटेंशन करेंगे। हमेशा हमेशा एक्सटेंशन जो होता है ज्योमेट्री में डॉटेड फॉर्म में किया जाता है। दिशा नहीं बदलनी चाहिए, दिशा मतलब डायरेक्शन। या एक्स वाई जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना उसी डायरेक्शन में इसको आगे लेके जाना है वाई की तरफ से। और अगर ये वाई एक्स होता, अगर ये वाई एक्स होता तो उसी दिशा में मैं एक्स की तरफ से आगे एक्सटेंड करता। तो बताओ एक्सटेंड करने का मतलब समझ में आया सभी को? अभी पहला क्वेश्चन है आज इस साल यस हमारा जिसमें हमने किसी लाइन सेगमेंट को आगे एक्सटेंड किया है। तो एक्स वाई को हमने एक्सटेंड कर दिया है। अच्छा, कहाँ तक एक्सटेंड करना है? पी पॉइंट तक एक्सटेंड करना है। पढ़ो आगे, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। अब ये पॉइंट पी कितना दूर है मुझे नहीं पता। तो अगर हमको पॉइंट पी नहीं पता कितना दूर है तो हमारी मर्जी से हम कहीं पर भी पॉइंट पी मार्क कर देते हैं। लेट से मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ पॉइंट पी। अगर उसने दे रखा है कि इतनी दूर करो उतनी दूर करो तब तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी, उसकी बात तो नकार नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते हम। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं दे रखा तो फिर हमारी मर्जी, हम कितनी भी दूर करें। और इसको ऐसे एरो मार्क कर दो। एरो मार्क इसलिए करते हैं क्योंकि ये आगे और एक्सटेंड हो रहा है लेकिन मैं पी पॉइंट पे ही रुक गया। ये आगे और एक्सटेंड हो रहा है लेकिन मैं पी पॉइंट पे रुक गया। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ये लो साहब, हमने तू क्या करा, हमने तो पढ़ते ही वैसे ही ड्रॉ कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। फिगर ड्रॉ होने के बाद आगे क्या सवाल है? इफ रे वाई क्यू, रे वाई क्यू बनानी है साहब आपको। अब रे वाई क्यू का मतलब हो गया कि स्टार्टिंग पॉइंट तो वाई है और टर्मिनल पॉइंट क्यू है, यानी रे स्टार्ट तो वाई से हो रही है और जा क्यू की तरफ रही है। आपको सिखाया था रे का मतलब क्या होता है, जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स होता है, दूसरा अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। और वो जो फिक्स होता है वो हमेशा इनिशियल पॉइंट होता है। तो y इज द फिक्स्ड पॉइंट हेयर एंड q इज द टर्मिनल पॉइंट हेयर, जो कि अनंत इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। तो y ये आप देख पा रहे हो, ये है हमारा वर्टेक्स। अब यहाँ से रे कैसे निकलेगी? यहाँ से रे ऐसे भी निकल सकती है, रे मतलब किरण। यहाँ से रे ऐसे भी निकल सकती है, यहाँ से रे ऐसे भी निकल सकती है, यहाँ से रे ऐसे भी निकल सकती है, ऐसे भी निकल सकती है, ऐसे भी निकल सकती है और ऐसे भी निकल सकती है। तो बहुत सारे तरीके हैं सर वाई क्यू रे बनाने के। ठीक है, अब मेरे को कौन सा तरीका चूज करना है वो सोचना है। तो आगे पढ़ते हैं, रीड आउट द क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट क्या है? रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करवाना है। अब जेड वाई पी एंगल का है वो चेक चेक करो। जेड, जेड से आओ वाई, वाई से जाओ पी। तो यू कैन सी ये वाला एंगल है जेड वाई पी। देखो ये समझ में आया बच्चों? एंगल जेड वाई पी समझ में आया सभी को? बोलो, आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड वेयर इज एंगल जेड वाई पी? Yes. यस सर ओके, एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करना है। नाउ लेट मी नो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग है BISECT, बाइसेक्ट करना। इसका मतलब क्या होता है? सर हाँ, बोल। डिवाइडिंग टू इक्वल पार्ट्स। वेरी गुड। देखो, एक होता है इंटरसेक्ट और एक होता है बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब काटना, मतलब दो टुकड़े कर देना। बाइसेक्ट का मतलब इस तरीके से दो टुकड़े कर देना कि जो दो टुकड़े बने हैं वो दो टुकड़े बराबर बने, यानी टू इक्वल पार्ट्स में तोड़ना। इंटरसेक्ट मतलब टू पार्ट्स में तोड़ना, बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में तोड़ना। बोलो समझ आया? फॉर एग्जाम्पल मान लो एक लाइन है, इस लाइन को मैंने कहा ये लाइन ए बी है। मैंने कहा इस लाइन ए बी को एक दूसरी लाइन है सी डी जो इंटरसेक्ट करती है। तो दूसरी लाइन सी डी ऐसे भी हो सकती है, देखो इंटरसेक्ट करती है। दूसरी लाइन सी डी ऐसे भी हो सकती है, इंटरसेक्ट करती है। लेकिन मैंने कहा नहीं, दूसरी लाइन जो सी डी है ना वो उसको इंटरसेक्ट नहीं करती, वो इसको बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्ट अगर वो उसको करेगी तो उसके बीचों बीच से उसको काटेगी, ताकि इस ए बी के एग्जैक्टली दो टुकड़े हो जाए। ए से लेके मान लो ये इसको पी पॉइंट पे बाइसेक्ट करती है, तो ए से लेके पी और बी से लेके पी, ये दोनों सेक्शंस बराबर बनेंगे। बाय सेक्शन,
बाय मतलब टू, बाय मतलब टू, और सेक्शंस मतलब टुकड़े। तो दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करने का मतलब होता है बाइसेक्ट करना। बोलो समझ में आ गई बाइसेक्ट करने का मीनिंग? बोलो, बाइसेक्ट करने का यस मीनिंग सर। सबको समझ में आ गया? तो अब ये तो रही साहब एक लाइन को बाइसेक्ट करना, लेकिन यहां तो साहब बाइसेक्ट कौन का हो रहा है, कौन कर रहा है, मतलब कौन हो रहा है? एक एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। चेक करो, वाई क्यू ने किसको बाइसेक्ट किया? वाई क्यू ने, रे वाई क्यू ने किसको बाइसेक्ट किया? एक एंगल को बाइसेक्ट किया। अब एंगल कैसे बाइसेक्ट हो सकता है? तो उस एंगल के बीचों बीच एक रे अगर निकल जाए तो वो बाइसेक्ट हो जाएगा ना? बताओ। हम सोच रहे थे ना रे वाई क्यू कहाँ से बनाए, किस दिशा में बनाए। तो आप इस रे वाई क्यू को ऐसे बनाओ ताकि ये बिल्कुल इसके बीचों बीच से निकले, तो वो एंगल हो जाएगा बाइसेक्ट। देखो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाई पॉइंट पे आ गया मैं, और यहां से शुरू करके एग्जैक्ट इसके बीचों बीच। अभी भी थोड़ा सा बीचों बीच नहीं है, देखो ये वाला पोर्शन छोटा दिख रहा है और ये वाला पोर्शन बड़ा दिख रहा है। बिल्कुल बराबर पोर्शंस बांटने हैं आपको, थोड़ा सा हल्का सा इधर की साइड। अंदाजे से ही करना है बेटा, है ना? किसी को है ना वो लेके नहीं बैठना है, इसके मतलब प्रोटेक्टर वगैरह लेके नहीं बैठना है। ठीक है, तो करीब करीब मैं कर पाया ये काम बाइसेक्ट करने का। अब थोड़ा बहुत तो चलेगा, 19-20 तो देखो, ये जितना एंगल इधर है उतना ही एंगल लगभग इधर है। दिख पा रहा है आपको? बोलो, दिख पा रहा है क्या? इक्वल एंगल्स में Yes, डिवाइड हो sir. गया। ये जो बड़ा एंगल है जेड वाई पी, ये दो छोटे एंगल्स में, दो इक्वल छोटे एंगल्स में इसके सेक्शंस बन गए, तो ये बाइसेक्ट हो गया। और रे का नाम क्या रखना था? वाई क्यू। तो वाई से तो स्टार्ट कर रहे थे और क्यू पे खत्म करेंगे, मतलब क्यू की ओर जाएंगे। तो ये हो गई हमारी रे वाई क्यू, जिसने इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। अब ये हमारा फिगर कंप्लीट हो चुका है बेटा। ये फिगर बना लो क्विकली। बना लिया? अरे थोड़ा सा सेंटर पे बना दिया मैंने गलती से, इसको आप जितना हो सके राइट साइड बनाना। ठीक है, बना दिया तो वापस नहीं इरेज करेंगे। बोलो फिगर कंप्लीट सबका? Yes. ओके, चलो अब गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं। हियर इट इज गिवन दैट, स्टार्ट राइटिंग। हियर इट इज गिवन दैट एंगल, सबसे पहले तो जो एक एंगल गिवन है वो लिखो, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। डेटा के नाम पे तो एक चीज यही गिवन है कि एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, मतलब जो डायरेक्ट डेटा है। अब फिर तो जो है इनडायरेक्ट डेटा है सारा। और दूसरा अपने को एक चीज ऑल्सो गिवन है कि वाई क्यू रे जो है इसको एक्स वाई जेड को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, चलो उसको एक बार पेंडिंग छोड़ो। अब एक बार देखो सवाल क्या है। सवाल है एंगल एक्स वाई क्यू निकालो और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालो। रिफ्लेक्स के केस में तो आपको मैंने बताया था, देखो पहला क्वेश्चन रिफ्लेक्स का था, अब आखिरी क्वेश्चन रिफ्लेक्स का है। तो रिफ्लेक्स के केस में आपको क्या बताया था, एक बार रिफ्लेक्स वर्ड को तो इग्नोर कर दो और केवल जो ओरिजिनल एंगल है उस पर फोकस करो। तो ये दोनों एंगल चाहिए अपने को। एक्स वाई क्यू कहाँ पर है वो देखना पड़ेगा, तो फिगर पे आओ। एक्स वाई क्यू, दिख गया कि ये एंगल सबको? मैं हाईलाइट करता हूँ, देखो एक बार, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। बोलो दिख रहा है? बोलो दिख रहा है? आप मत कर देना आपकी नोटबुक में ऐसे, ठीक है ना? मेरे पास तो अंडू करने का ऑप्शन है। तो ये वाला एंगल, ये बड़ा सारा एंगल जो दिख रहा है मुंह खोल के बैठा है, इस एंगल की वैल्यू चाहिए मुझे डिग्रीज के अंदर, एक्स वाई क्यू। बोलो समझ में आया? एक एंगल एक्स वाई क्यू कहाँ चाहिए? जो एंगल आपको चाहिए पहले तो उसको फील करो उस फिगर के अंदर, वो एंगल है कहाँ? मिल गया वो एंगल एक्स वाई क्यू? बोलो। दूसरा देखें, क्यू वाई पी। क्यू वाई पी नीचे वाला एंगल है, क्यू वाई पी ये वाला एंगल है। क्यू वाई पी, ये रहा, ये वाला एंगल। ठीक है, बोलो दोनों एंगल्स आइडेंटिफाई कर पाए क्या फिगर के अंदर जो आपको निकालने हैं? एक एंगल ये निकालना है, एक्स वाई क्यू, दिस वन। और एक एंगल आपको ये निकालना है, ये दो एंगल सही है, एक तो ये क्वेश्चन मार्क और एक ये क्वेश्चन मार्क। बोलो समझ आया क्या? तो फिर निकालने की ओर ध्यान दें, पहले तो ये समझ में आना चाहिए क्या निकालना है, तो फिर स्ट्रेटेजी बना पाएंगे अब उसको निकालें कैसे। समझ आ गया? ये समझ आ गया कि निकालना क्या है? हम्म। यस सर। Yes, sir. ओके, बाकियों को समझ नहीं आया? पूर्णिमा, मोनिका, मितांशी, मैत्री? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। Yes, अब sir. हम, ओके,
अब हम इसको निकालें कैसे, अब स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम आ गया। तो देखो, एक वो इन्फॉर्मेशन है ना जो कि वाई क्यू ने इसको बाइसेक्ट किया है, वो इन्फॉर्मेशन ऐसे ही थोड़ी ना है, हवा में थोड़ी ना है, उस इन्फॉर्मेशन का एक यूज है। तो उस इन्फॉर्मेशन को अब अपन लिखेंगे और उससे अपने को क्या रिजल्ट मिलेगा आप खुद सोचो। अगर रे वाई क्यू ने इस एंगल को बाइसेक्ट किया है तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, इस कहानी से ये शिक्षा मिली, क्या शिक्षा मिली, ये शिक्षा मिली कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। जब भी कोई चीज बाइसेक्ट होती है ना तो दो इक्वल चीजें पैदा होती हैं। तो एंगल बाइसेक्ट हुआ है तो दो इक्वल एंगल वहां से पैदा हुए होंगे, एक इधर का और एक इधर का। बोलो ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्या, बताओ, इक्वल होंगे दोनों एंगल, बोलो होंगे नहीं होंगे। Yes, sir. अच्छा, तो इस एंगल का नाम बताओ क्विकली। ये एंगल का नाम क्या हो जाएगा, जेड वाई Why? क्यू। और इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, क्यू वाई पी। तो जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको अब अपन लिखने वाले हैं। ऑल्सो इट इज गिवन दैट, स्टार्ट राइटिंग, ऑल्सो इट इज गिवन दैट रे वाई क्यू बाइसेक्ट, बिल्कुल क्वेश्चन में से उतारेंगे वो गिवन पॉइंट, रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई टी। सो कौन कौन सा एंगल इक्वल हो गए बताओ, अभी अभी बताया था ना मैंने, जेड वाई क्यू एक एंगल हो गया, एंगल जेड वाई क्यू, और दूसरा एंगल हो जाएगा आपका एंगल क्यू वाई पी। ये दोनों एंगल हो जाएंगे इक्वल, हो जाएंगे ना, बोलो कि नहीं होंगे, हो जाएंगे ना। यस सर। ओके, तो इसको एज एन इक्वेशन वन मार्क करके छोड़ दो, इसको अपन यूज करेंगे बाद में, इक्वेशन वन। चले नेक्स्ट। अब मुझे बताओ यहाँ पे स्क्रीन पे देखो सारे बच्चे, एक्स वाई एक लाइन थी ना, बोलो, और वाई पे एक्सटेंशन लगा दिया पी तक। तो जब अपन एक्सटेंशन लगाते हैं तो सेम डायरेक्शन में ही लगता है। तो अगर ये सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो पूरी की पूरी एक्स वाई पी ये भी एक लाइन होगी, एक्स वाई पी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी नहीं होगी, बोलो, एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन होगी नहीं होगी। अब अगर एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पर लाए होने वाले एंगल्स का सम कितना होगा बताओ, 180 degree. 180। 180 degree. वेरी गुड, तो इस पे कितने एंगल लाया कर रहे हैं चेक करो, एक, दो, तीन, तीन एंगल्स फॉल हो रहे हैं इस पे, बताओ, 1 2 3, 1 2 3, ये तीनों एंगल इस एक लाइन पे फॉल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, टेल मी। Yes, sir. Yes, तो sir. इन तीनों एंगल्स का सम हम क्या कर देंगे, 180 डिग्री लिख देंगे। शुरू करें ना, शुरू करते हैं। नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, it is clear from the figure that it is clear from the figure that XYP is a straight line, XYP is a straight line। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पर फॉल होने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा। सो इस पर फॉल होने वाले तीन एंगल्स लिख रहा हूं, बताओ पहला एंगल कौन सा है इस पर फॉल होने वाला, ये वाला, इसका नाम क्या रखेंगे बताओ। QYZ. नहीं रखेंगे क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड तो दूसरा है ना बेटा, ये वाला है, इस ऊपर वाले का बताओ पहले। Sorry, Angle XYZ. एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड। अब दूसरे वाले का बताओ जो बीच में आ रहा है इनके, Z by Q. QYZ. क्या, जेड वाई क्यू या ZYQ. क्यू वाई जेड भी बोल सकते हैं, जेड वाई क्यू भी बोलते हैं। वैसे अब कोशिश क्या करते हैं अपन, जहां खत्म किया है वहां, तो देखो अपन ने एक्स वाई जेड, जेड पे खत्म किया है तो जेड वाई से स्टार्ट करो, ठीक है, एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू, प्लस फिर जेड वाई क्यू पे खत्म किया है तो क्या बोलूंगा QYP. मैं, क्यू वाई पी, एंगल QYP. क्यू वाई पी, इन तीनों का एंगल सम रख दूंगा मैं 180 डिग्री। रीजन क्या लगाएंगे बोलो, रीजन, मेरे पास सामने स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ रीजन, बताओ क्या रीजन लगाएंगे, बिकॉज Angles on a straight line. एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, हमने ऊपर मेंशन किया ना वो एक स्ट्रेट लाइन है,
तो रीजन है कि एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम 180। इतना नोट डाउन हो गया सभी का? Yes, sir. ओके, अब देखो मेरे पास नीचे Yes. स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर इस वाले ब्लॉक में काम करूंगा, ठीक है। इसके बाद आपको सीधे ऊपर ध्यान देना है। आपको ऐसा नहीं कि आपकी नोटबुक के ऊपर पहुंच जाना है, आपको तो आपकी नोटबुक में वहीं बने रहना है। वहीं यहाँ पे आपको ऊपर, इसके बाद ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तो अब देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू है मेरे पास, है ना कि नहीं है? एक्स वाई जेड की वैल्यू है ना? इसकी वैल्यू है कि नहीं है बताओ? ये रही, सर क्वेश्चन में ही गिवन है, तो पुट कर दो अब। दैट इज एक्स वाई जेड की वैल्यू डालते हैं अपन 64 डिग्रीज प्लस। अब देखिए जरा यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे सब लोग, जेड वाई क्यू, एक एंगल का तो काम खत्म हुआ, 64 डिग्रीज हमने पुट अप कर दिया, चल भाई तेरा काम खत्म। अब ये दोनों जो एंगल हैं इनमें से किसी की वैल्यू नहीं पता है, पर ये दोनों आपस में बराबर है ये तो आपको पता है। ये दूसरे नंबर का एंगल और ये तीसरे नंबर का एंगल तो आपस में बराबर है ना, ये तो पता है ना आपको कि नहीं है? बोलो। Yes, है। sir. है, इक्वेशन 1 में हमने साफ साफ लिखा हुआ है, चेक करो, जेड वाई क्यू क्यू वाई पी दोनों बराबर हैं। तो इक्वेशन 1 का सहारा लेकर, इक्वेशन 1 का रेफरेंस देकर मैं एक काम कर सकता हूं, क्या? मैं क्या करूंगा, दोनों का नाम एक ही रख दूंगा, या तो दोनों का नाम जेड वाई क्यू रख दूंगा या दोनों का नाम क्यू वाई पी रख दूंगा। तो हाल फिलहाल के लिए मैं दोनों का नाम जेड वाई क्यू रख देता हूँ, यानी जेड वाई क्यू को तो छेड़ो ही मत, क्यू वाई पी को भी जेड वाई क्यू लिख दो। बोलो समझ आया? यस ठीक है, तो जेड वाई क्यू को तो जेड वाई क्यू ही रहने दो, आगे एंगल जेड वाई क्यू, और जो थर्ड एंगल है क्यू वाई पी उसको भी आप एंगल जेड वाई क्यू लिख दो, क्योंकि दोनों बराबर है ना, कि दोनों का नाम एक ही रख दिया हमने। इक्वल टू आर एच एस में 180 डिग्री रखा हुआ है, और आपने जो इस वाले एंगल का नाम क्यू वाई पी का नाम आपने जेड वाई क्यू रखा, देखो ये तो बिल्कुल सेम रखा आपने, जेड वाई क्यू को तो आपने जेड वाई क्यू ही रखा है, एक्स वाई जेड को आपने 64 डिग्री रखा है, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करना बच्चों। हेलो, ओके, सॉरी फॉर द इंटरफेरेंस। देखो एक्स वाई जेड का नाम 64 डिग्री रखा है, जेड वाई क्यू को जेड वाई क्यू नो चेंज एट ऑल, और क्यू वाई पी का भी नाम हमने जेड वाई क्यू रख दिया। तो हमने जो ये लास्ट वाला चेंजेस किया क्यू वाई पी को जेड वाई क्यू रखने का काम, वो हमने इक्वेशन 1 की मदद से किया। तो इस स्टेप के सामने अपने को मेंशन करना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। कर दिया सबने मेंशन, इम्प्लाइज। अब एक काम करो, 64 डिग्री को तो आरएचएस में भेज दो। आवाज आ रही है ना बेटा मेरी क्लियर सबको? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, sir. 64 डिग्री को तो उठाओ एलएचएस से और पहुंचाओ आरएचएस में, और एलएचएस में क्या बचा फिर? जेड वाई क्यू 2 बार बच गया, तो एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू को क्या लिख सकते हैं दोनों को मिला के? एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू बराबर Two angles are ट्वाइस एंगल जेड वाई क्यू, या 2 एंगल जेड वाई क्यू। 2 बार हो गया, और 64 डिग्री तो गया आरएचएस में, तो 180 डिग्री, 64 डिग्री पॉजिटिव है, इधर आके माइनस कर दो। करो 180 में से 64 माइनस कर लो, कितना बचा? माइनस करके बताओ। 116. 116 डिग्री, ठीक है। अब अगर ट्वाइस एंगल जेड वाई क्यू की वैल्यू 116 है, तो एंगल जेड वाई क्यू की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या बन जाएगा? ये डिवाइड। Divide. डिवाइड, तो 116 को 2 से डिवाइड करना जरा, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 58. 58 डिग्री। तो एंगल जेड वाई क्यू की वैल्यू आ चुकी है 58 डिग्री, आ चुकी है। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अब आपसे मुझे आपको निकालना क्या था बताओ, कौन सा एंगल निकालना था? सबसे पहला क्वेश्चन क्या था बताओ? पहला क्वेश्चन क्या था? एंगल एक्स वाई क्यू निकाल के बताओ, यही तो था। एंगल एक्स वाई क्यू निकाल के बताओ, एक्स वाई क्यू। अब देखो जरा एक्स वाई क्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो इधर स्क्रीन पे ये एंगल चाहिए एक्स वाई क्यू, तो इस एंगल एक्स वाई क्यू में कितने एंगल्स आ रहे हैं? Two. 2. 2 एंगल्स आ रहे हैं, एक तो ऊपर वाला और एक बीच वाला, एक ऊपर वाला और एक बीच वाला, दोनों एंगल्स इसमें आ रहे हैं। तो ऊपर वाला एंगल का नाम क्या है? एक्स वाई जेड, और बीच वाला एंगल का नाम क्या है? जेड वाई क्यू। तो एक्स वाई जेड में अगर मैं जेड वाई क्यू जोड़ दूं तो बन जाता है ना एक्स वाई क्यू? बोलो बन जाता है? Yes, sir. लिख दो, यस सर एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। थोड़ा कंजस्टेड हो गया पर समझ आ रहा है ना होपफुली। एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, इसमें को 2 एंगल्स में हमने तोड़ दिया। एक्स वाई जेड की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही गिवन थी, 64
64 डिग्री। डिग्री। और जेड वाई क्यू की वैल्यू अभी अभी तरोताजा मैंने फ्रेश अभी अभी फाइंड आउट करिए ना, 58 यस सर, 58 डिग्री। डिग्रीज। एंड व्हेन वी ऐड देम 8 और 4 12, 122। 120. 122 डिग्री। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, मतलब एक इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे तो एक पार्ट का आंसर तो हमारा क्लियर है। मैच कर लो आंसर की से। हो गया मैच? यस सर। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है साहब, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। क्या है सेकंड क्वेश्चन, लिख देता हूं एक बार में नाउ, या पीछे वाली शीट पे करते हैं, चलो इधर भर गया है पूरा। नाउ रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये पता करना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। मैं अभी अभी आपको क्या बताया था, शुरू से ही बताया एक्सरसाइज की स्टार्टिंग से, कि जब भी कोई रिफ्लेक्स एंगल पूछे तो क्या करते हैं हम रिफ्लेक्स वर्ड को तो इग्नोर 360। करते हैं। रिफ्लेक्स वर्ड को इग्नोर करके ओरिजिनल एंगल को 360 से माइनस कर देते हैं, यही करते हैं बताओ। तो यस 360 सर। डिग्री माइनस ओरिजिनल एंगल क्यू वाई पी। अब सर क्यू वाई पी तो आपने निकाल के ही नहीं दिया। अरे भैया क्यू वाई पी आपको नहीं निकाल के दिया तो कोई बात नहीं, क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू तो बराबर हैं। अगेन इक्वेशन 1 को तो देखो जरा, है ना। Yes, sir. तो अगर आपने ये जेड वाई क्यू निकाल लिया यहाँ पे 50, तो जो हमने 58 डिग्री जेड वाई क्यू निकाला, उस 58 डिग्री को हम क्यू वाई पी की वैल्यू भी तो बोल सकते हैं ना, राइट। तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी के लिए क्यू वाई पी चाहिए, और क्यू वाई पी किसके बराबर है, जेड वाई क्या नाम था, जेड वाई क्यू के बराबर है ना, जेड वाई क्यू के बराबर है। अगेन जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी दोनों बराबर हैं, ये आपने इसलिए क्यू वाई पी की जगह जेड वाई क्यू लिख दिया। तो ये आपने किसकी मदद से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब जेड वाई क्यू की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। क्या निकाली थी हमने, 58 डिग्रीज, 58 डिग्रीज निकाली थी क्या, कंफर्म करो। Yes. तो 360 में से 58 गए तो कितने बचे, 60 में से 58 गए, 2 डिग्री बच गया, और 302. 302 डिग्री। देखो आंसर मैच करो सेकंड क्वेश्चन का भी, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर हमने ये कर लिए। बोलो, कोई डाउट। बोलो, एनी डाउट्स, हो गया सॉल्व। No, sir. Yes, sir. ओके, क्वेश्चन ओवर। अच्छा, फिगर के अंदर देखना चाहते हो क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कहाँ है, क्यू वाई पी तो दिख गया होगा, ये रहा क्यू वाई पी। पर क्यू वाई पी नहीं पूछा उसने, क्यू वाई पी तो मेरा 58 डिग्री आ चुका था। उसने रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी पूछा। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी होगा इसके पीछे का एंगल, मतलब इस एंगल को तो छोड़ दो, इस एंगल को तो बख्श दो, और इसके पीछे का एंगल, इससे बचा हुआ जितना भी एंगल दिख रहा हो, तो इससे बचा हुआ है कितना एंगल दिख रहा है, ये सारा, ये सारा। तो ये वाला एंगल है 302 डिग्री। तो हम जो भी एंगल निकाले ना, हमको पता होना चाहिए कि अच्छा मैं ये वाला एंगल निकाल रहा हूँ। तो ये है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी जो हमने निकाल के दिया 302 डिग्री। समझ आया? Yes, sir. ओके, चलो अब यस। यहाँ पे ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली एक्सरसाइज होती है खत्म। तो दो, जब चैप्टर स्टार्ट किया था लाइंस एंड एंगल्स, तो हमने क्या सीखा था, दो तरीके की लाइंस होती हैं, एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुरू होने वाला है। तो हेडिंग डालो, फ्रेश पेज से हेडिंग डालना सारे बच्चे, फ्रेश पेज से हेडिंग डालना, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ब्रैकेट में लिख देंगे पैरेलल लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और ब्रैकेट में लिख देंगे पैरेलल लाइंस। और ये जो फिगर दिख रहा है इसको बनाओ, क्विकली बनाओ। इंट्रोडक्टरी पार्ट अभी करेंगे 10-15 मिनट में, कि एक्सरसाइज कल से करेंगे।
बन गया ये फिगर? हाँ जल्दी बनाओ, जल्दी, क्विकली। दो लाइनें और बीच में एक ऐसी लाइन बनानी है जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, और क्या? दो लाइन्स हैं ए बी और सी डी, और जो इंटरसेक्ट कर रही है उस लाइन का नाम है एक्स वाई। और जहां जहां इंटरसेक्शन हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है? दो पॉइंट्स पे। एक तो हो रहा है पी पर और एक हो रहा है क्यू पर। पी और क्यू पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इन पॉइंट्स को मार्क कर दो पी, इनको मार्क कर दो क्यू। हो गया अभी ड्रॉ? Yes, sir. ओके, चलो अब एवरीवन ऑन द स्क्रीन। बिल्कुल हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन पे सबके आंख नाक कान मुंह सब खुले हुए होने चाहिए। देखो, अभी तक अपन ने इस तरीके की लाइन सीखी है इंटरसेक्टिंग, जो ऐसे कट एक दूसरे से भिड़ जाती है, इंटरसेक्ट हो जाती है। अब सेकंड पोर्शन है चैप्टर का, अंतिम या दूसरा पोर्शन है, जिसमें नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएंगी। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब जो कभी भिड़ती नहीं है। हमने एग्जाम्पल में क्या लिया था? रेलवे ट्रैक, जिसको अपन दूसरे शब्दों में पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। बोलो, ये क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना? इसको हम इस साइड कितना भी एक्सटेंड कर लें, इसको भी कर लें, इसको भी कर लें, इसको भी कर लें। एक्चुअली क्या है, इन दोनों के बीच का गैप हमेशा बराबर होता है। जितना गैप यहाँ है उतना ही गैप यहाँ है, उतना ही गैप यहाँ है, उतना ही गैप यहाँ है, उतना ही गैप यहाँ है। आगे एक्सटेंड करें तो भी उतना ही गैप रहेगा। तो गैप अगर हमेशा बराबर रहेगा तो वो लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। समझ आया? बोलो, समझ आया क्या? यस सर। Yes, sir. और इसके अपोजिट जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती थी उसका गैप बराबर नहीं होता था। देखो, उसको भी देखो। सपोज करो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो भिड़ जाती हैं। अब इनका गैप देखना, यहां पे इनका गैप इतना ज्यादा, फिर हो गया और कम, फिर हो गया और कम, फिर हो गया और कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और एक जगह तो गैप जीरो हो गया। मतलब जीरो डिफरेंस है दोनों में, दोनों बढ़ गई। फिर गैप बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, फिर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहां से देखो तो यहां से भी वही हालत है, गैप कम ज्यादा है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में गैप हमेशा अनइवन होता है। अनइवन मतलब कम ज्यादा। और जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं इस टाइप की, जिनको हम पैरेलल लाइंस के भी नाम दे देते हैं, पैरेलल लाइंस कह दें या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कह दें, तो उनमें गैप क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। ये चीज समझ में आ गई? बोलो, ये चीज समझ में आ गई क्या? बेसिक डिफरेंस सर दोनों में। कोई भी पूछे ना पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस में डिफरेंस बताओ, तो एक डिफरेंस तो सीधा सीधा ये है कि वो इंटरसेक्ट हो जाती हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्ट नहीं होती हैं। एक डिफरेंस तो ये। दूसरा डिफरेंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का जो गैप होता है वो कम ज्यादा होता है। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बढ़ता भी जाता है, कम भी। लेकिन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या पैरेलल लाइंस के बीच का गैप हमेशा इवन रहता है, इवन यानी बराबर रहता है। तो ये दो डिफरेंस अपन बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी? नो अब सर। पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए एक एक तीसरी लाइन का इंट्रोडक्शन आपके सामने किया जा रहा है, जिसको अपन कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन, शॉर्ट में अगर पूरा नाम ना कहें तो सिंपली ट्रांसवर्सल भी बोल सकते हैं। केवल ट्रांसवर्सल के नाम से भी बोल सकते हैं, और नहीं तो पूरा बोलना चाहे तो ट्रांसवर्सल लाइन भी बोल सकते हैं। कौन बताएगा ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? चलो, एनीवन अपना माइक ऑन करो और बताओ ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जितना भी आप जानते हो। सर जो लाइन को इंटरसेक्ट करे। जो कि क्या करे? फिर से बोलो। दो लाइन को इंटरसेक्ट करे। दो लाइन को इंटरसेक्ट करें, अच्छा। परफेक्ट है क्या डेफिनेशन? एनी अदर स्टूडेंट जो इलेबोरेट करना चाहे इसको, सही गलत बता सके भी, इसने बताई जो सही है कि गलत है? सर ऐसी लाइन जो इंटरेस्ट पहले तो बताओ जो इसने बताई वो सही है क्या? किसने बताई थी अभी ये डेफिनेशन? नाम बताना बेटा। नमन। नमन ने बताया कि ऐसी लाइन जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे वो ट्रांसवर्सल होती है। अब कौन कौन नमन की इस डेफिनेशन से सहमत है? बोलो, मैत्री करेक्ट है क्या डेफिनेशन, या कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा? बोलो। कुछ ऐड ऑन कर सकते और मितांशी आप बोलो। सम हैं, एड add on ऑन करना पड़ेगा। रिक्वायर, ऐड ऑन करना पड़ेगा, अभी गलत है मतलब। ठीक है, आप बोलो मोनिका, ऐड ऑन करना पड़ेगा या करेक्ट है, परफेक्ट है? सर कुछ करना पड़ेगा है। कुछ करना पड़ेगा ऐड। चलो कर दो मोनिका, ऐड ऑन कर दो जरा।
क्या करना पड़ेगा इसमें एड ऑन? ये कह रहा है दो लाइंस को सर इंटरसेक्ट। हाँ ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। ठीक है चलो। तो ये तो करीब करीब चलो सेम ही बात हो गई इसमें तो कोई, हाँ आपने बस एक लाइन ये चीज ऐड करी कि दो जरूरी नहीं है दो लाइंस हो, दो से ज्यादा लाइंस भी हो सकती हैं जिसको वो इंटरसेक्ट करें। ठीक है हाँ मैत्री आप बोलो, आप क्या ऐड ऑन करोगे? जो मोनिका ने ऐड ऑन किया वही या कुछ और? एक लाइन जो दो लाइन से पास करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। ठीक है बेटा, वो तो करीब करीब सेम ही बात हो गई। मीन मतलब आप बात तो एक ही कह रहे हो, बस लैंग्वेज अलग अलग यूज कर रहे हो। एनी अदर फीचर, कोई अलग डिफरेंट फीचर अगर किसी के पास हो तो बोलो। मितांशी आप बोलो। ऐसी लाइन जो दो दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट ओके, करे। मितांशी ने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे। ये बात पैरेलल लाइंस वाली बात मैत्री ने और मोनिका ने नहीं बोली और नमन ने भी नहीं बोली। अब बताओ कि मितांशी का डेफिनेशन करेक्ट है, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए क्या वो, या फिर पैरेलल ना हो तो भी चलेगा? बोलो मैत्री, पैरेलल लाइंस का होना मतलब पैरेलल वाले फीचर का होना जरूरी है या कैसे भी लाइंस हो चलेगा ट्रांसवर्सल होने के लिए? पैरेलल होनी चाहिए। ओके मैत्री ने मितांशी को एग्री किया। अच्छा मोनिका आप बोलो, पैरेलल होना चाहिए? सर जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है। ओके एंड नमन व्हाट अबाउट यू? सर सही है। मतलब पैरेलल होना जरूरी नहीं है? नहीं सर, पैरेलल होना जरूरी। अच्छा आप अपनी डेफिनेशन को ही नकार रहे हो, मतलब अपने आप को करेक्ट कर रहे हो? सर मैंने बोला था पैरेलल। नहीं बोला आपने था, सुना? नहीं बोला था। सर वीडियो बोला। रिकॉर्ड, बेटा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आराम से बैठ के सुनना, वीडियो में आपको भेजूंगा, आराम से सुनना। ये आपने क्या बोला था? आपने कहा था ऐसी लाइंस जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तभी तो अपन ने फिर इलाबोरेट किया। आपने पैरेलल वर्ड नहीं बोला, तभी तो फिर मैंने पूछा कि कुछ ऐड ऑन करो, कुछ ऐड ऑन करो। और फाइनली मैतांशी और मैत्री ने ऐड ऑन किया कि पैरेलल होना चाहिए, और वो सरासर गलत है। पैरेलल होने की कोई जरूरत नहीं है। और उसको देख के नमन ने भी फिर अपनी डेफिनेशन चेंज कर ली कि शायद मैंने गलत बोला था। अब सुन लो बच्चों ध्यान से, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को एक साथ इंटरसेक्ट करे। दैट्स इट, बस खत्म डेफिनेशन। अब वो दो या दो से ज्यादा लाइंस जिनको वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पैरेलल हो या कैसी हो, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। मतलब अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, सपोज करो मेरे पास ऐसी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये लाइन है एल, देखना ध्यान से मैत्री मितांशी, ध्यान से देखना, एल और एम दो लाइंस, और एक तीसरी लाइन बना रहा हूं मैं एन जो दोनों को छू के जा रही है। तो ये जो तीसरी लाइन एन है ये ट्रांसवर्सल कहलाएगी, बिल्कुल कहलाएगी। और अगर दूसरा केस ले लें साफ, एल और एम तो पैरेलल थी, ऐसे थी, एल और एम तो पैरेलल थी। ठीक है पैरेलल थी, अच्छी बात है। तो अगर ये पैरेलल थी और अब अगर एक तीसरी लाइन बना दें इस टाइप की एन वाली, तो भी ये ट्रांसवर्सल कहलाएगी। तो ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को भी इंटरसेक्ट करती है और नॉन पैरेलल यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस को भी इंटरसेक्ट करती है। ट्रांसवर्सल का मतलब बस इंटरसेक्ट करना होता है दो या दो से ज्यादा लाइंस को एक साथ। एक साथ मतलब एक ही स्क्रीन पे एक ही फिगर में। बोलो क्लियर है क्या सारी बातें? ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन यस क्लियर है? सर। अब सुनो, अब सुनो मैत्री मितांशी, आपको ये डाउट होगा कि सर अगर ये वाला केस है, अगर ये वाला केस है तो हमें क्यों नहीं बताया गया? हमें तो केवल यही वाला केस बताया गया। बोलो ये डाउट है ना माइंड में? बोलो जेन्युइनली बोलो, ऑनेस्टली बोलो, ये डाउट है ना माइंड में कि ये वाला केस क्यों नहीं बताया गया, फिर ये यही क्यों बताया गया हमें, जहां पर भी जब भी बताया गया? बोलो ये डाउट है क्या माइंड में? देखो यस सर। ये वाला केस इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि इस केस से किसी भी टाइप के कॉन्सेप्चुअल एंगल्स नहीं निकल के आते, जबकि इस केस से तीन तरीके के कॉन्सेप्चुअल एंगल्स निकल के आते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनके नाम है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरे के नाम है ऑल्टरनेट एंगल्स, और तीसरे का नाम है ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल।
जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने दो कैटेगरी के एंगल्स देखे थे, क्या थे वो दो कैटेगरी के एंगल्स? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और दूसरा क्या था? एडजेसेंट या लीनियर पेयर बनाने वाले एंगल्स, यही सीखे थे ना। तो इस वाली एक्सरसाइज में तीन और कैटेगरी के एंगल्स निकल के आ गए। पहला नाम है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरा नाम है ऑल्टरनेट एंगल्स, और तीसरा और अंतिम नाम है ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और ये तीनों कॉन्सेप्चुअल एंगल्स तब ही निकल के आते हैं जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। अगर वो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी तो इनमें से एक भी एंगल नहीं निकल के आएगा, एक भी एंगल नहीं निकल के आएगा तो उसको सवाल क्या बनेगा? फिर सवाल बना ही नहीं पूछने का, इसलिए इसका डिस्कशन नहीं हुआ। बट ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन तो ये भी फुल, ये वाला फिगर भी फुलफिल कर रहा है। बोलो अभी सारी बातें क्लियर हैं क्या? यस सर। और अभी भी कई बच्चों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि नहीं शायद सर ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा तो थोड़ा ना हो सकता है। तो बेटा लुक एट द बुक, देखो देखो देखो, पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल, और पहला ही फिगर देखो, पहले ही फिगर के अंदर क्या एम और एन मैत्री मितांशी पैरेलल दिखाई दे रही हैं क्या? नो सर। नो सर। ओके, फिर भी एल ट्रांसवर्सल है, फिर भी एल ट्रांसवर्सल है। अच्छा एक चीज मैंने और गलत बोल दी, उसको मैं फिर से करेक्ट करता हूं, वापस मैं उस फिगर पे जा रहा हूं, उस फिगर पे जाना पड़ेगा उसको करेक्ट करने के लिए। आई विल टेक माई वर्ड्स बैक। देखो इस वाले फिगर से भी ये तीन एंगल्स निकल के आते हैं, और इस वाले फिगर से भी ये तीन तरीके के एंगल्स निकल के आते हैं, दोनों तरीके से ये तीन एंगल्स निकल के आते हैं, चाहे से लाइंस पैरेलल हो या ना हो। पर फर्क ये है कि जब पैरेलल लाइन से ये तीन एंगल्स कॉन्सेप्चुअलाइज होते हैं तो इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होना, जैसे ऑल्टरनेट एंगल्स का इक्वल होना, जैसे ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का क्या होना? सप्लीमेंट्री होना। जैसे पिछली एक्सरसाइज में भी दो ही रिलेशन होते थे, या तो एंगल्स इक्वल होते थे या सप्लीमेंट्री होते थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते थे, और दूसरा जो लीनियर पेयर बनाते थे एडजेसेंट एंगल्स वो सप्लीमेंट्री होते थे। ठीक है, इस बार भी वही दो रिलेशन होंगे, कोई तो इक्वल होंगे और कोई सप्लीमेंट्री होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स तो होंगे इक्वल, और अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड होंगे सप्लीमेंट्री। तो ये रिलेशन तभी निकल के आएगा जब आपने ट्रांसवर्सल लाइन को ऐसी दो लाइन से पास थ्रू करवाया है जो पैरेलल है। अगर आपने ऐसी दो लाइन से पास थ्रू कराया जो पैरेलल ही नहीं है तो एंगल्स के नाम तो रखे जाएंगे कि साहब ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ये ऑल्टरनेट है, ये ऑल्टरनेट एंगल, लेकिन वो इक्वल होंगे ऐसा नहीं है, और वो सप्लीमेंट्री होंगे ऐसा नहीं। तो अब सारा सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो चुका है। क्लियर है क्या बताओ? यस। ठीक है। यस अब सर। अब जो बुक में फिगर गिवन है उस पर ध्यान दो। देखो जैसे ये दो लाइंस हमने बनाई तो यहाँ पे 8 एंगल्स बने, इन 8 में से कोई पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का है, कोई पेयर अल्टरनेट एंगल्स का है, कोई पेयर अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड। केवल पेयर है वो, लेकिन वो पेयर इक्वल है या सप्लीमेंट्री है ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइंस ही पैरेलल नहीं है, क्योंकि लाइंस ही पैरेलल नहीं है। हाँ अगर ये लाइंस पैरेलल होती तो फिर वो पेयर इक्वल और सप्लीमेंट्री का प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते। ओके चलो अब अपन चलते हैं हमारे फिगर की तरफ। हमारा वाला फिगर सबने बना लिया ना? ठीक है, इस फिगर में आओ। सबसे पहले मैंने क्या बताया, तीन तरीके के एंगल्स होते हैं, कौन कौन से नाम बोलो। सबसे पहला नाम क्या है? फर्स्ट नेम इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में सीखेंगे सबसे पहले। सेकंड नाम क्या था? सेकंड नाम क्या था? अल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल, और फिर ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर, उसको लास्ट में लेते हैं, पहले इन दोनों को देखो। देखो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? इन सेम रेस्पेक्ट। कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? इन सेम रेस्पेक्ट। बोलो क्या मीनिंग होता है कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का? अभी 1 मिनट में याद करवा दूंगा कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग है और कौन कौन से क्या है। 8 एंगल्स हैं वो तो दिख रहे हैं ना। देखो जब दो लाइंस भिड़ती हैं तो 4 एंगल्स बनते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 3 लाइंस भिड़ रही हैं तो 4 ऊपर बनेंगे, 4 नीचे बनेंगे, टोटल 8 बनेंगे ना। बताओ बनेंगे नहीं बनेंगे? बनेंगे ना? बोलो। यस सर। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग बताओ क्या है? इन सेम रेस्पेक्ट। इन सेम रेस्पेक्ट का मीनिंग हो गया इन शॉर्ट जिनकी औकात बराबर हो, जो सेम औकात में रहते हो वो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आप देखो जो ऊपर के 4 एंगल्स हैं, फोकस करना बच्चों, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जो ऊपर के 4 एंगल्स हैं अगर उनको मैं डिवाइड करूं तो ये वाला एंगल को मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? अपवर्ड राइट। क्या कह सकता हूं मैं इसको?
अपवर्ड राइट, क्योंकि ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है और ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड है, तो इस एंगल का नाम रख देते हैं अपन अपवर्ड राइट। रख सकते हैं ना? बोलो, रख सकते हैं ना? इस वाले एंगल का नाम बता सकता है कोई? बोलो, इस वाले एंगल का नाम, सेकेंड एंगल का नाम? डाउनवर्ड राइट, डाउनवर्ड्स क्योंकि ये लाइन के नीचे है लेकिन ट्रांसवर्सल के राइट है। इस तीसरा एंगल का नाम बता सकता है कोई? बोलो। डाउनवर्ड Downward लेफ्ट, left. डाउनवर्ड लेफ्ट, वेरी गुड। और चौथा एंगल का नाम बता सकता है कोई? अपवर्ड लेफ्ट, Upward अपवर्ड left. लेफ्ट। ऐसे के ऐसे ही इन चारों के नाम। ये तो हो गया मेरा वही सेम अपवर्ड राइट, ये हो गया मेरा वही डाउनवर्ड राइट, ये हो गया मेरा वही डाउनवर्ड लेफ्ट, और ये हो गया मेरा वही अपवर्ड लेफ्ट। डन? समझ आया? यहां तक कोई डाउट नहीं है? यस सर। ठीक है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब जिनकी औकात बराबर है, तो जिनकी औकात बराबर है तो ये एक टीम है, ये टीम ए, ये टीम बी। तो टीम ए में से अपवर्ड राइट टीम बी के अपवर्ड राइट के बराबर होगा। दोनों की औकात बराबर है ना? चेक करो, है ना? बोलो, इन दोनों की औकात यस बराबर सर। है, फिर इन दोनों की औकात बराबर है, डाउनवर्ड राइट, फिर अपवर्ड लेफ्ट के बराबर होगा, और जो डाउनवर्ड लेफ्ट है वो डाउनवर्ड लेफ्ट के। तो ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो सेम रेस्पेक्ट में रहते हो, जिनकी औकात बराबर होती हो। वो वाला एंगल कहेगा देख देख मैं तो लाइन के ऊपर हूँ, तो नीचे वाला कहेगा देख देख मैं भी लाइन के ऊपर हूँ। वो कहेगा देख देख मैं तो लाइन के राइट साइड में हूँ, ये कहेगा देख मैं भी तो लाइन के राइट साइड में। तो दोनों की औकात बराबर हो गई, तो ऐसे दो एंगल्स जो होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। क्लियर है क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मीनिंग? Yes, sir. ओके। तो इसमें से बताओ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे? एंगल वन के रिस्पेक्ट में कौन सा एंगल आएगा? मतलब एंगल वन का जो औकात बराबर वाला एंगल है वो कौन सा है? नीचे वाली कैटेगरी में बताओ। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, 5। एक और चीज सुनो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स और ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ट्रांसफर हमेशा दो डिफरेंट टीम्स में से होंगे। एक एंगल इस टीम में से आएगा तो एक एंगल इस टीम में से आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों एंगल सेम टीम से आ गए। अगर आपने दोनों एंगल सेम टीम से ले लिए तो पिछली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया फिर तो, जो कि क्या था? वर्टिकली अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल दोनों के दोनों एंगल सेम टीम से होते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में जो तीन कैटेगरी हम यूज कर रहे हैं ये दो डिफरेंट टीम्स में से हैं। ठीक है, तो इस टीम में से एंगल 1 लिया तो इस टीम में से क्या लेना पड़ेगा? एंगल 5। फिर इस 5. टीम में से एंगल 2 लिया तो उस टीम में से सेम रेस्पेक्ट वाला एंगल कौन सा लेना पड़ेगा? एंगल 6। फिर इधर एंगल 3 के रेस्पेक्ट में कौन सा एंगल है? बोलो, एंगल 7। और उसमें एंगल 4 के रेस्पेक्ट में कौन सा एंगल है? बोलो, एंगल एंगल ए। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अभी अभी मैंने कहा था क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं वो? अगर लाइंस पैरेलल है तो वो इक्वल तभी होंगे, याद रखना, जब लाइंस पैरेलल हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का काम खत्म। ठीक है, ये इस तरीके से मत लिखना, ये अभी अपन रफली कर रहे हैं, पेयर वर्क अपन कल ही करेंगे। अभी अपन रफली समझ रहे हैं इसको, पेयर वर्क अपन कल नोट डाउन करेंगे, क्योंकि आज टाइम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट? बोलो। यस सर। ओके, अब ऑल्टरनेट एंगल सुनो। ऑल्टरनेट एंगल क्या कहता है? सुनो ध्यान से, ऑल्टरनेट एंगल क्या कहता है? ऑल्टरनेट एंगल कहता है कि आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की आधी बात मानो, बस आधी बात मानो। आधी बात कौन सी? लाइन से ऊपर और लाइन से नीचे वाली बात मानो बस। क्या कहा मैंने? नहीं, सॉरी सॉरी, गलत कह दिया। ऑल्टरनेट एंगल क्या कहता है कि आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की जस्ट उल्टा काम करो। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल करता था ना बिल्कुल सेम रेस्पेक्ट में, आप जस्ट उससे बिल्कुल विपरीत बन जाओ, उल्टे बन जाओ। तो देखो, अपवर्ड राइट का टीम ए से एक प्लेयर आएगा और टीम बी से दूसरा प्लेयर आएगा। तो इस टीम से अगर मैंने लिया अपवर्ड राइट, ध्यान से सुनना, अपवर्ड राइट, तो अपवर्ड का उल्टा क्या होता है बताओ? डाउनवर्ड। और राइट का उल्टा क्या होता है? लेफ्ट। तो अपवर्ड राइट का एग्जैक्ट उल्टा क्या बनेगा? डाउनवर्ड लेफ्ट बनेगा। बताओ, समझ आया? बोलो सुन यस सर। भाई, यू का उल्टा डी, आर का उल्टा एल। तो उस टीम से अगर अपवर्ड राइट लिया है So, तो इस टीम से डाउनवर्ड लेफ्ट लेना पड़ेगा। समझ आया ना? तो अपवर्ड राइट वाला एंगल कौन सा है? एंगल 1। और डाउनवर्ड लेफ्ट सेकंड टीम से एंगल कौन सा है? एंगल 7। तो एंगल 1 और एंगल 7 का पेयर बन चुका है अल्टरनेट एंगल से। समझ आया? चलो, डाउनवर्ड राइट, तो डी का उल्टा यू और आर का उल्टा एल।
तो डी आर का उल्टा यूएल, तो यूएल देखो सेकंड टीम से यूएल कौन है, ये रहा, तो ये हो जाएगा इसका ऑल्टरनेट एंगल, यानी कि ये एंगल है 2, तो वो एंगल हो जाएगा मेरा 8। बोलो ये दो एंगल समझ में आ गए कैसे ऑल्टरनेट एंगल्स हो रहे हैं? ओके। अब आ जाओ तीसरा एंगल, तो तीसरा एंगल है यहाँ पे एंगल 3 लिख देता हूं मैं, और एंगल 3 के रेफरेंस में ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होगा ये देखना है आपको। तो एंगल 3 देखो, डी एल डाउनवर्ड का उल्टा अपवर्ड, लेफ्ट का उल्टा राइट, यानी यू एल, यू आर सॉरी, यू आर देखो कहाँ है, ये रहा यू आर, तो ये हो जाएगा इसका ऑल्टरनेट, हो जाएगा। तो इसका ऑल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 5, और एंगल 4 का तो अब बचा हुआ होगा ही होगा, पर फिर भी देख लो, अपवर्ड लेफ्ट का जस्ट उल्टा करो, तो यू का उल्टा क्या होता है डी, और एल का उल्टा क्या होता है आर, तो डी आर, तो यू आर एल का उल्टा क्या हो जाएगा दूसरी टीम से डी आर, यानी कि ये क्या हो जाएगा एंगल 6। डन। तो ऑल्टरनेट एंगल्स के पेयर बनाने भी आ गए और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनाने भी आ गए सभी को, बोलो दोनों पेयर यस बनाने सर। आ गए थे। ओके। अब यस जैसे सर। अब जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं इक्वालिटी वाली Yes, प्रॉपर्टी sir. फॉलो करते थे, सिमिलरली ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी ही फॉलो करेंगे, यानी ये भी आपस में इक्वल होंगे, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, बस उसमें जो है पेयर कैसे होते हैं सेम रेस्पेक्ट में, इसमें कैसे पेयर होते हैं एग्जैक्टली उल्टे। और ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा आपस में एक्स बनाते हैं, देखे इसका ऑल्टरनेट ये होगा, इसका ऑल्टरनेट ये होगा, एक्स बन रहा है ना, चेक करो, इसका ऑल्टरनेट ये, एक्स बन गया, और ऊपर वाले भी अगर बनाए तो इसका ऑल्टरनेट ये बाहर वाला और इसका ऑल्टरनेट ये बाहर वाला, ये भी एक्स बना रहे हैं, देखो समझ आया, बोलो समझ आया क्या? Yes, sir. यस अच्छा, सर। ये जो चार एंगल्स हैं इसको भी फिर सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक्सटीरियर और इंटीरियर, जो बाहर के हैं वो एक्सटीरियर, जो अंदर के हैं वो इंटीरियर। तो ये तीन अंदर के चेक करो, 2 3 5 8, तो इनका नाम रख दिया उन्होंने इंटीरियर, और ये दो और ये दो ये बाहर के हैं तो इनका नाम रख दिया उन्होंने एक्सटीरियर। तो इस पेयर में से बताओ इंटीरियर वाले कौन से होंगे और एक्सटीरियर वाले कौन से होंगे, इंटीरियर वाले बताओ इधर, 1 2 3 4, ये जो चार पेयर बने इसमें से इंटीरियर वाले कौन से हैं? Angle 2 और angle 3. एंगल 2 एंगल 8, एक तो ये वाला इंटीरियर है और ये इंटीरियर है, और एंगल 3 और एंगल 5, नहीं एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल, हाँ तो ये दोनों इंटीरियर कह सकता हूं मैं ना, ये दो पेयर्स हो गए हमारे इंटीरियर वाले, और ये दोनों पेयर्स जो हो गए हमारे क्या हो गए एक्सटीरियर वाले। तो इनको सब कैटेगरी में डिवाइड करके कहते हैं हम इन ऑल्टरनेट एंगल्स, तो कहीं कहेंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, एक एक वर्ड और ऐड ऑन कर देते हैं उसमें, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, समझ आया। बट एग्जाम में लिखना कंपलसरी नहीं होता है, अगर आपने ऑल्टरनेट एंगल्स भी लिख के छोड़ दिया और उसकी सब कैटेगरी नहीं बताई इंटीरियर और एक्सटीरियर, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, समझ आया, बोलो समझ आया। जस्ट आपने ऑल्टरनेट एंगल्स Yes, कह के यस sir. भी सर। छोड़ दिया तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने पूरा बता दिया इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल तो मिलने ही मिलने। बट गलत मत बताना भाई, कई बार हम होशियारी जानने के चक्कर में सोचते हैं कि चलो अब इंटीरियर और एक्सटीरियर भी बता देते हैं, बताओ तो फिर सही बताओ, ऐसे नहीं गलत बताओ, गलत बता दिया तो फिर इधर से भी गए इधर से भी गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्लियर हो गए क्या, बताओ क्लियर हो गए? Yes, sir. यस तो सर। कल केवल हमारा लिखने का काम रहेगा। लास्ट कैटेगरी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांस। अब ये आधा आधा है, ये आधा काम तो मानता है कॉरस्पॉन्डिंग का और आधा काम मानता है किसका, ऑल्टरनेट का। ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द, इसमें भी चार पेयर्स बनेंगे, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब देखो ये इसके नाम से ही पता चल रहा है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल की साइड नहीं बदलता, यानी राइट तो राइट, देखो ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है ना, तो ये ट्रांसवर्सल की साइड नहीं बदलता, राइट तो राइट ही रहेगा, लेफ्ट तो लेफ्ट ही रहेगा। जबकि ऑल्टरनेट क्या करता था, उल्टा कर देता था, लेफ्ट को राइट कर देता था और राइट को लेफ्ट कर देता था। तो आप खुद सोचो किस कैटेगरी के एंगल्स होंगे। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का काम तो करता है, ये ऑल्टरनेट काम तो करता है, मतलब लाइन के ऊपर नीचे तो ये ऑल्टरनेट कर देता है, ऊपर वाले से नीचे वाले का पेयर करता है, नीचे वाले से ऊपर वाले का पेयर करता है, पर ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट राइट में शिफ्ट नहीं करता, लेफ्ट का लेफ्ट से ही बनाता है, राइट से नहीं बनाता, राइट का राइट से बनाता है, लेफ्ट से नहीं। समझ आएगा क्या? तो एक एक करके बनाना शुरू करो।
बताओ मुझे, अपवर्ड राइट का नीचे में किससे बनेगा पेयर? अपवर्ड राइट का बोलो। देखो राइट है तो राइट ही रहेगा, है ना, क्योंकि सेम साइड है, लेफ्ट नहीं बनेगा। लेकिन ऑल्टरनेट वर्ड भी तो आ रहा है, ऑल्टरनेट मतलब उल्टा, तो कुछ तो उल्टा करेगा। तो कुछ उल्टा क्या करेगा? बस यू का उल्टा डी कर देगा, E. लेकिन राइट का ये राइट ही रखेगा, राइट का ये लेफ्ट नहीं करेगा। समझ आया? कुछ तो Yes, उल्टा करना है sir. इसको, कुछ तो इसको खुराफात करनी है, क्योंकि इसमें अल्टरनेट वर्ड छुपा हुआ है। लेकिन आगे एड ऑन क्या किया हुआ है? ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की साइड नहीं बदलेगा, राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट। ऐसे नहीं कि राइट से लेफ्ट आ गया और लेफ्ट से राइट आ गया। तो अपवर्ड राइट का ऑल्टरनेट एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या बनेगा? डाउनवर्ड राइट। समझ आ गया क्या? बोलो कौन सा एंगल होगा ये? Yes, sir. एंगल 1 के साथ किसका पेयर बनेगा फिर बताओ? एंगल कौन सा? ये Angle 6. 6। वेरी गुड। तो अब Angle आप 6. सारे बता सकते हो। चलो डी आर का उल्टा बताओ फिर, मतलब डी आर का अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या बनेगा? UR. यू आर। Angle वेरी 5. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि राइट तो राइट ही रहेगा, लेफ्ट साइड तो राइट वाले राइट में ही रहेंगे, लेफ्ट वाले राइट में ही रहेंगे। बस डी का यू कर दिया, तो एंगल 2 का पेयर बन गया किससे? एंगल 5। अब आ जाओ लेफ्ट वालों को, तो यूएल का उल्टा डीएल। DL. डीएल तो एंगल 4, अच्छा एंगल 3 पहले ले लो, एंगल 3 का हो जाएगा एंगल 8। समझ में आ गया होगा। और एंगल 4 का फाइनली हो जाएगा मेरा एंगल 7। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। Yes, sir. तो पेयरिंग तो हो गई, Yes, sir. पेयरिंग तो हो गई, बट प्रॉपर्टी क्या है? जैसे उसकी प्रॉपर्टी क्या थी? इक्वालिटी। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? इक्वालिटी। क्या इसकी प्रॉपर्टी भी इक्वालिटी होगी क्या? नहीं, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इसकी प्रॉपर्टी होती है, बताओ क्या होगी, सोच के बताओ। सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। सप्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी फॉलो करने का अर्थ ये होता है कि ये जो भी एंगल्स इस पेयर में आएंगे उनका सम होगा 180 डिग्री। ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में दो तरह के एंगल्स होते थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर वाले एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते थे इक्वल, और लीनियर पेयर वाले एंगल्स होते थे सप्लीमेंट्री। इधर पैरेलल लाइंस के केस में 3 कैटेगरी के एंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों तो हैं इक्वल, ये दोनों तो हैं इक्वल, इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये वाले एंगल्स इक्वल नहीं है, ये वाले एंगल्स हैं हमारे क्या? सप्लीमेंट्री। यानी कि इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। बोलो सारा कॉन्सेप्ट इस स्क्रीन के अंदर आप देख पा रहे हो। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये इस आज स्क्रीन अगर आपने ढंग से समझ ली, जो आपने मतलब थोड़ी टूटी फूटी सी लगी हुई है, बट ये ढंग से समझ ली तो पूरी अगली एक्सरसाइज सॉल्व कर दोगे। और ये समझ में नहीं आई तो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगी। ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे एक तरीके से खत्म होता है अगर आपने ढंग से समझ के किया है। बोलो समझ आया सबको अच्छे से? Yes, ओके। अब आज का काम है आपका yes, sir. थोड़ा सा होमवर्क है आपको। इससे रिलेटेड नोट्स आपको लिखने हैं। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे। यही जो चीज अभी अपन ने सीखी ना, ये की यही चीज है, सेम चीज। तो मैं धीरे धीरे स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा हूँ, और ये रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आपको वीडियो से कवर करके इस नोट्स को कल तक खत्म करके आना है, ताकि हम कल एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें। यही सेम चीज है जो अभी अपन ने करी, बस अपन ने थोड़ा रफली किया जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम हो गया था, तो आपको नोट करने का टाइम नहीं दे पाए। तो अब आपको ये घर से नोट करना नहीं। और स्क्रॉल 1 सेकेंड देखता हूँ मैं। हाँ, पहले तो देखो, चलो या फिर छोड़ो, कल ही करवाते हैं, ज्यादा लोड मत लो, कल ही करवाते हैं। ठीक है, कल ही करवा देंगे अच्छे से, और एक बार और रिवाइज हो जाएगा ट्यूशन स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, ठीक है ना? ओके, Yes. Yes. चलो, Okay, sir. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।